तो चलो अब मैं जेई के लिए करा रहा हूँ, जेई नीट के लिए, जेई एंड नीट। पिछले हमने क्लास में जो कराया था, जैसे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 8 तक कराया था, आज 9 में कराता हूँ। क्वेश्चन 9 बुकलेट का है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा कि वन रीडवर्ग क्या होता है। वन रीडवर्ग इक्वल टू होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रीडवर्ग क्या है? एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है, अदर यूनिट किलोमीटर होता है, फिर उसके बाद में सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, इंच होता है, बहुत सारा यूनिट होता है। उसी तरह से एनर्जी का भी बहुत सारा यूनिट होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल। तो इसमें एक रीडवर्ग भी होता है, तो इसमें रिलेशन होता है वन रीडवर्ग इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे हमने एनर्जी का यही लिखा था, ई एन इक्वल टू -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमने हाइड्रोजन का तो लिख दिया था एनर्जी लेवल, अगर मान लो कि हमको हीलियम का लिखना हो, लिथियम प्लस प्लस का लिखना हो, तो वो कैसे लिखेंगे? तो जैसे हम किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर हीलियम प्लस के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ए एनर्जी हो जाएगा -13.6 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा -3.4 इंटू 4, ठीक है। जो हाइड्रोजन है उसमें जेड स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हाइड्रोजन की एनर्जी आ रहा था उसमें हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ रहा था, -1.5 इंटू 4 कर देंगे। फिर यहाँ पे जो आ रहा था -0.85 इंटू क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। ये क्या था, n इक्वल टू 1 था, n इक्वल टू 2 था, n इक्वल टू 3 था, n इक्वल टू क्या था, n इक्वल टू ये तुम्हारा n इक्वल टू क्या था, 4 था, ऐसे था, समझ गए। हीलियम प्लस प्लस के लिए लिख देंगे। अगर मान लो कि सिमिलरली अगर Li प्लस के लिए हमको लिखना हो, Li प्लस प्लस के लिए, Li प्लस प्लस के लिए लिखना हो, तो इसको लिखेंगे 13.6 इंटू 9, ये हो जाएगा -3.4 इंटू 9, ये हो जाएगा -1.5 इंटू 9, और ये हो जाएगा -0.85 इंटू 9, ऐसे लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। तो इस टाइप से है। चलो अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें क्वेश्चन में गिवन है एनर्जी नीडेड टू डिटैच द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन इन ग्राउंड स्टेट इज 4 रीडवर्ग, यानी कि एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे ले जाने के लिए, ये जैसे n इक्वल टू है तुम्हारा 1 और एन इक्वल टू है इन्फिनिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमको एनर्जी लग रहा है 4 रीडवर्ग, 4 रीडवर्ग, दैट मीन्स 13.6 इंटू 4। तो ग्राउंड स्टेट में इसका कितना एनर्जी होता है, तो डेफिनेटली हीलियम का होता है, हीलियम प्लस का होगा, तो हीलियम प्लस का ये होता है -13.6, और ये तो होता है तुम्हारा 0। तो इसमें रीड इतना एनर्जी लग रहा है ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को ले जाने के लिए। तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये कौन सा आयन है, तो ये है हीलियम प्लस। अगर जैसे हाइड्रोजन होता तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 1 रीडवर्ग एनर्जी लगता है, ठीक है। कितना लगता है, 1 रीडवर्ग एनर्जी लगता है। अगर हीलियम प्लस है तो उसमें कितना लगेगा, 4 रीडवर्ग एनर्जी लगेगा। अगर लिथियम प्लस प्लस होता तो 9 रीडवर्ग एनर्जी लगता है इसको डिटैच करने के लिए, ठीक है। तो ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि तुम्हारा जो आयन होगा वो हीलियम होगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ हीलियम इमिटेड, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट।
तो चलो क्वेश्चन पे हम आते हैं। जैसे फर्स्ट एक्साइटेड क्या होता है, n इक्वल टू 2, और ग्राउंड स्टेट क्या होता है, n इक्वल टू 1। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो डिफिनेटली वो फोटोन इमिट करेगा, और फोटोन, इसका एनर्जी कितना हो गया, किसके लिए कर रहे हैं, हीलियम प्लस के लिए कर रहे हैं, तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, -13.6 इंटू 4, और इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, -3.4 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। तो हमने बताया था एक फॉर्मूला hc/λ, रीड वर्क से भी निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन को रीड वर्क से भी निकाल सकते हो, दोनों से मैं निकाल के बता देता हूँ। इक्वल टू डेल्टा ई, दिस मीन्स लेमडा इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, hc में डेल्टा ई, ठीक है। hc कितना हो जाएगा 1242, और डेल्टा ई क्या हो जाएगा, दोनों का एनर्जी डिफरेंस, यानी कि 13.6 इंटू 4 माइनस 3.4 इंटू 4, और इसको करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो। ये तो ऐसे हो गया। अगर रीड वर्क फॉर्मूला से निकालना चाहते हो तो 1/λ इक्वल टू हमने क्या लिखाया था, RH 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी पुट कर दो। तो 1/λ निकालना है, RH की वैल्यू जानते हो ही हो, RH NF 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और इंटू क्या लिख देंगे 4, इससे सोल्व कर दो। उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन इजी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर दिस एटम। ये तो ये पार्ट था। अब चलो बी पार्ट में यहाँ पे कर देता हूँ। बी पार्ट पूछा जा रहा है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, तो इसमें हमने Rn का फॉर्मूला हमने लिखाया था, Rn का फॉर्मूला हमने लिखाया था A0 n² में Z, ये चीज़ हमने लिखाया था, ठीक है। अब n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और हीलियम प्लस है तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब इसमें R1 पुट कर दो तो ये कितना होता है 53 इंटू 10⁻⁻12 पिकोमीटर होता है। n की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 करके इसको मीटर में लिख के आंसर कर दो, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9th बुकलेट का, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 10th में कर रहा हूँ। दिया हुआ है हाइड्रोजन सैंपल इज प्रिपेयर्ड इन ए पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट। दिया हुआ है कि हाइड्रोजन सैंपल इज प्रिपेयर्ड इन ए पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, ए फोटोन ऑफ 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेट एब्जर्व into the sample and takes some of the electrons to further excited state B. Find the quantum number A and B। देखो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, दिया हुआ है जैसे n इक्वल टू 1 होता है, इसको तुमको ऐसा ही चेक करना पड़ेगा। n इक्वल टू 2 जैसे इक्वी डिस्टेंस बना देते हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा, इस चीज़ को मैं बार बार बोला हूँ। n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा इसका कितना होता है -13.6 हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये है तुम्हारा n इक्वल टू 5, और ये है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम की बात हो रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है,
तो मान लो कि इसमें हो सकता है, इसमें इसमें तो एक्साइटेड स्टेट नहीं है, ये सभी एक्साइटेड स्टेट है, तो इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, या फिर जैसे भी हो सकता है। तो लेकिन इसके इधर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्यों? अब वो कह रहा है कि 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जैसे इसमें है तो 2.55 लेके कुछ और इसमें चला जाएगा, इसमें है तो 2.55 लेके कुछ और चला जाएगा। तो इसमें हमको ये देखना है कि किसका एनर्जी डिफरेंस 2.55 है। तो न इसका 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 किसी का एनर्जी डिफरेंस 2.55 हो नहीं सकता है, इसका इसका भी 2.5 हो नहीं सकता, इसका इसका भी 2.5 हो नहीं सकता है, यानी कि 2.5 पॉसिबिलिटी है। तो इसी का पॉसिबिलिटी है, देख लो तुम करके बता लो। 3.4 माइनस 3.4 माइनस 1.5 करके देखो। टू पॉइंट फोर इसका भी नहीं हो सकता है, तो अब इसका हम देखते हैं, यानी कि इसका 3.4 माइनस 0.54, तो 2.55 ए क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ए स्टेट पूछा जा रहा है कि किस एक्साइटेड स्टेट में था और एनर्जी ऑब्जर्व करके किस एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो हमको बस एनर्जी डिफरेंस चेक कर लेना है कि वो किस में था और किस में जाएगा, ठीक है। और यही बता देना है कि किसका एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो देखो इसी का एनर्जी डिफरेंस उतना आ रहा है, फिर उसके बाद में और एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। मैं चेक करके बता देता हूँ। यही आ रहा है 2.55, जब इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा और इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे है ए स्टेट ए है और ये स्टेट क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह से हमने एनर्जी चेक करेंगे। इसमें कहा जा रहा है, फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। इसमें कहा जा रहा है ए हाइड्रोजन सैंपल इज प्रिपेयर्ड इन ए पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, माने हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्साइटेड स्टेट में, किसी एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, किसी में है, ठीक है। ए फोटोन ऑफ एनर्जी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेट एब्जॉर्ब बाय द सैंपल, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसके पास 2.33 है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि किसका डिफरेंस 3.4 है, किसका डिफरेंस इसमें 2.55 आ जाएगा, तो इसी का डिफरेंस होगा। तो यानी कि ए स्टेट में ए था और एनर्जी ऑब्जर्व करके बी स्टेट में चला गया, यही हमको फाइंड करना था, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 11th। अब है क्वेश्चन नंबर 11th, इसमें दिया हुआ है फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा नॉट ऑफ लाइट विच कैन आयनाइज द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी में ले जाने में जितना एनर्जी हमको देना होता है वही क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी होता है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है n=1 में कोई इलेक्ट्रॉन है और उसको ले जाना है n=इन्फिनिटी में, इसका एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसका एनर्जी कितना है, इसका एनर्जी है 0। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले जाना है, तो ये क्या करेगा, फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, और इस फोटोन का एनर्जी कितना होना चाहिए, इस दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल टू होना चाहिए। तो इसमें हमको निकालना है लैम्डा नॉट क्या होगा, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। तो ये पार्ट है, तो इसमें भी कर देंगे क्या, hc/λ नॉट
इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा ई, ठीक है। दिस मीन्स लेमडा नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा एच सी अपॉन में डेल्टा ई। तो एच सी कितना हो जाएगा 1242 हो जाएगा, और डेल्टा ई कितना हो जाएगा, इस दोनों का एनर्जी डिफरेंस, तो 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 13.6, और इसको सोल्व कर दो और जितना आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आता है 91 नैनोमीटर आता है, इसी के आसपास 91 नैनोमीटर आता है, ठीक है। सेकेंड में है इसका, ये पार्ट है, बी पार्ट में है, बी पार्ट में है इसके, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज इंसिडेंट ऑन द हाइड्रोजन एटम विच इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट, ठीक है। अब बी पार्ट में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या है, n इक्वल टू 2 में है, n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन है, और इसी फोटोन को एनर्जी, इसी फोटोन को इनसे ऑब्जर्व किया जिसका एनर्जी कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ये है n इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में जाएगा तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एनर्जी कितना होता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम 3.1 सॉरी माइनस मिनिमम 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर दे देते हैं तो ये क्या होगा 2 से इन्फिनिटी में चला जाएगा और इन्फिनिटी में जाके वो रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इससे जो ज़्यादा एनर्जी, अगर मान लो कि इससे ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा तो रुकेगा नहीं, यहाँ पे उसका सम काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि कोई एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में मिनिमम फी है 500, ठीक है, कि 500 मिनिमम 500 ही है, कि 500 उसमें इन हो जाओ और उसमें जो खाना है वो खा लो, 500 मिनिमम देना, 500 ही देना पड़ेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर मान लो कि किसी के पास 500 है तो जाएगा रेस्टोरेंट में जो खाना है खा लेगा, फिर वापस आएगा तो खाली पॉकेट है वापस आएगा। लेकिन अगर किसी के पास 600 है, 700 है, 800 है, तो जब रेस्टोरेंट में जाएगा इन करेगा और बाहर आएगा तो उसके पॉकेट में 100, 200, 300 होगा, ठीक है, समझ गए, जस्ट वही कंसेप्ट है। यानी कि इसको इस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, इसको इन्फिनिटी पे जाने के लिए यानी कि इस एटम से निकलने के लिए हमको मिनिमम एनर्जी इतना देना पड़ेगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इससे ज़्यादा देते हैं तो यहाँ पे वो निकल तो जाएगा, इन्फिनिटी पे तो चला जाएगा, लेकिन उसका सम काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हमने दिया कितना, इतना, तो 13.6, और उसमें से निकलने के लिए कितना चाहिए, तो -3.4, तो ये हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और एक कंसेप्ट ज़्यादा समझ में आएगा कब, जब तुम डुअल नेचर पढ़ लोगे तो इसमें ज़्यादा कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। इसमें यही दिया हुआ है कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट इज n इक्वल टू 2 है, तो उसको उस एटम से निकालने के लिए मिनिमम 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। अगर इतना हम दे देते हैं तो इन्फिनिटी पे जाके रुक जाएगा, अगर इससे कम देंगे तो इन्फिनिटी पे जाएगा ही नहीं, अगर इससे ज़्यादा देंगे तो यहाँ पे तो चला जाएगा, लेकिन उसका सम काइनेटिक एनर्जी भी होगा, और काइनेटिक एनर्जी ऐसे होगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट था और वो बी पार्ट था, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द साइट ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन assuming that atom is in ground state and give the answer in terms of fundamental constant, ठीक है। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। देखो जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ये है तुम्हारा ए नॉट, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो डेफिनेटली इसके चलते क्या होगा, करंट होगा, और करंट होगा तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा।
तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। तो चार्ज कितना है E और टाइम पीरियड कितना होता है 2πA0 अपॉन में V, तो V0 कर देते हैं, ठीक है। 2πA0 अपॉन में V0 हो जाएगा, ठीक है। और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है μ0I अपॉन में 2R। तो इसके लिए हम लिख देंगे μ0I अपॉन में 2A0 हो जाएगा। तो हो जाएगा μ0 अपॉन में 2A0 और यहाँ पे I की वैल्यू इनपुट कर दो EV0 अपॉन में 2πA0, ठीक है। तो फाइनली हो जाएगा μ0 EV0 अपॉन में 4πA0 का स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इतना ही हो जाएगा। अब फंडामेंटल कांस्टेंट के टर्म में लिखना है, तो A0 का भी हमने फार्मूला लिखाया हुआ है और V0 का भी फार्मूला हमने लिखाया हुआ है। अब V0 की वैल्यू और A0 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद में 13th क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, जस्ट डेरिवेशन है, ठीक है। तो डेरिवेशन तो ऑलरेडी मैं कराया हूँ CBSE की क्लास में, तो उसी को देखते हुए तुम लोग कर लोगे। दिया हुआ है ए पार्टिकल नोन एज मेसॉन हैज चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन मास, इसमें जो दिया हुआ है मास 208 times the mass of electron. It moves in a circular orbit around a nucleus of charge 3e. Take mass of nucleus is infinite. Assume that Bohr model is applicable to the system. Drive expression for radius of the nth Bohr orbit, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल जो फॉर्मूला हम ड्राइव किए थे वहीं करा देंगे। यहाँ पे जैसे है तुम्हारा 3e है, यहाँ पे तुम्हारा e है और दोनों के रेडियस Rn है, ठीक है, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, मास ऑफ मेसॉन है, म्यू है इलेक्ट्रॉन की जगह पे, और म्यू मास ऑफ मेसॉन इक्वल टू 208 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमको करना है, यही करना है। तो इसमें जेड की वैल्यू क्या करो, जेड की वैल्यू 3 कर दो, इससे भी आ जाएगा। जो हमने आर का फॉर्मूला लिखाया था उसमें जैसे उससे भी आ जाएगा, नहीं तो ड्राइव कर लो ऐसे फॉर्मूला। अब इस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा F इक्वल टू कितना होता है 1/4πε0 Q1, तो 3e इंटू ई अपॉन में कितना हो जाएगा Rn का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा mv अपॉन mv स्क्वायर अपॉन में r। तो m मास ऑफ मेसॉन और v स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा Rn हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, हम 3e स्क्वायर लिख देते हैं अपॉन में 4πε0 Rn इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक लिख देंगे 208 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v स्क्वायर अपॉन में Rn, ये Rn का स्क्वायर था, तो इससे कैंसिल आउट के ओके। फाइनल जो फॉर्मूला हो गया 3e स्क्वायर अपॉन में 4πε0 Rn हो जाएगा इक्वल टू 208 me इंटू कितना हो जाएगा Vn का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया, ठीक है। और बोर्स सेकंड पोस्टुलेट्स क्या होता है Mvr इक्वल टू NH/2π, तो लिखेंगे m मेसॉन v n Rn इक्वल टू कितना हो जाएगा n h अपॉन में 2π, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 208 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कर देंगे Vn और ये कितना हो जाएगा Rn इक्वल टू कितना हो जाएगा NH अपॉन में 2π। इसको इक्वेशन हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और इससे Rn आ जाएगा, ठीक है, Vn आ जाएगा, ठीक है। और हमको फाइंड करना है इसमें Rn, तो हम ऐसा करते हैं कि Vn की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं, या Rn Vn दोनों निकाल सकते हो, जैसे इक्वेशन 1 इंटू
2 कर देते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू 2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3e² अपॉन में 4πε0 Rn इंटू कितना हो जाएगा 208 MEVNRN इक्वल टू 208 MEVN² और इक्वल टू कितना हो जाएगा NH अपॉन में 2 पाई, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ से देखो ARN और ARN कैंसिल आउट हो जाएगा, AVN और AVN कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें तुम कर सकते हो इससे इसको कट कर सकते हो, ठीक है। अब इस इधर बचता क्या है, तो 3e² अपॉन में 4πε0 और इधर कितना बचेगा VN और NH अपॉन में 2 पाई। तो इस 2 पाई से इस 2 पाई को कट कर दो, 2 आ जाएगा, तो VN इक्वल टू आ जाएगा 3e² अपॉन में 2ε0H और 1 अपॉन में कितना हो जाएगा N हो जाएगा। VN हो गया, VN की किसी एक में वैल्यू पुट कर दो, RN आ जाएगा। इस टाइप से डेरिवेशन ही है, तो आगे का जो भी है वो तुम खुद करोगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है बी पार्ट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ N फॉर विच बो रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज द फर्स्ट। इसमें फर्स्ट Rn फर्स्ट निकाल लोगे, Rn की वैल्यू निकाल लोगे और बो रेडियस A0 के इक्वल टू पुट कर दोगे, N की वैल्यू निकाल लोगे। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन मेसॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। और ये लंबा क्वेश्चन है, हमने करा दिया। जैसे Rn VN जैसे वहाँ पे डेरिवेशन कराया था सेम इसी टाइप, यहाँ पे VN आ गया, VN की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, Rn आ जाएगा और Rn आ जाएगा, तो इसके बाद में टोटल एनर्जी लिख दो हाफ mv² VN² और माइनस 1/4πε0 3e इंटू कितना हो जाएगा E अपॉन में कितना हो जाएगा Rn। VN और Rn की वैल्यू निकाल लोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा En इक्वल टू माइनस समथिंग इंटू जैसे भी हो इतना आ जाएगा। तो इसमें E1 निकाल लो, E2 निकाल लो, E3 निकाल लो, E4 निकाल सकते हो कैलकुलेटर से। अब इसमें पूछा जा रहा है कि N इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। अब N इक्वल टू 3 से N इक्वल टू 1 में आ रहा है, तो फोटोन जो इमिट होगा उसका वेवलेंथ कितना होगा, तो इसका वेवलेंथ लेमडा है, तो ये कितना हो जाएगा, जो अभी हमने फार्मूला बताया था hc/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा E3 माइनस E1 दैट इज डेल्टा E। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कराया हूँ, उसके बाद में इससे लेमडा फाइंड कर लोगे, ठीक है। इससे लेमडा फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर है 14, बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें दिया होगा फाइंड द वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिटवीन द, हमको बताना है फाइंड द वेवलेंथ इन ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिटवीन रेंज 500 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, यानी कि लेमडा की वैल्यू 700 नैनोमीटर और 500 नैनोमीटर के बीच में हमको निकालना है, ठीक है। तो ये बता दो कि ये किस में आएगा। हमने बताया था चारों का सबका वेवलेंथ का रेंज हमने लिखाया था, लाइमन के लिए क्या होगा, बामर के लिए क्या होगा, पार्सन के लिए क्या होगा, फिर ये सब हमने लिखाया था, ठीक है। तो लाइमन के लिए हमने बताया था 91 से लेकर कितना था 121 22। पार्सन का देखो हमने बताया था ऐसे, वेवलेंथ का रेंज बताया था ऐसे 91 से लेकर 121 या 122 इतना, ये बताया था लाइमन के लिए। नन सीरीज के लिए बताया था, ये बताया था 365 टू 656, ये हमने बताया था बामर के लिए बताया था। फिर हमने बताया था 820 1875,
नैनोमीटर, ये पास्चन के लिए हमने बताया था। इतना याद रखना है, ये हमने पास्चन सीरीज के लिए बताया था, ठीक है। तो ये किस रेंज में आएगा, तो ये डेफिनेटली किस रेंज में आएगा, बामर सीरीज में आएगा, ठीक है। बामर सीरीज में आएगा तो उसी का हमको वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। तो वेव बामर सीरीज में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 14 था क्वेश्चन नंबर। तो बामर सीरीज होता है n = 2 में, तो किससे आएगा, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, या 6 से आ सकता है, ठीक है। तो और हाइड्रोजन के लिए तो इसका कितना होता है एनर्जी, इसका एनर्जी होता है -3.4, इसका होता है -1.5, इसका होता है 0.85, इसका होता है 0.54, इस टाइप से होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो उस केस में मान लो कि वेवलेंथ निकला λ1, यहाँ से यहाँ आएगा तो मान लो कि वेवलेंथ निकला λ2, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो मान लो कि वेवलेंथ निकला λ3। तो यहीं पहले λ1 λ2 3 λ3 निकालते हैं, जो भी हमारा किसके बीच होगा, 500 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं इसी तरह से, तो हम लिखेंगे λ1 = hc अपॉन में डेल्टा E1, ये हो जाएगा 1242, और दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3.4 - 1.5, ठीक है। और ये आता है 656 नैनोमीटर या 54 नैनोमीटर के आसपास आएगा। तो डिफिनेटली ये 700-500 के बीच हो रहा है। λ2 जब निकालेंगे तो इसी तरह से आ जाएगा 1242, और ये हो जाएगा 3.4 - 0.85, ये हो जाएगा 1242, और इसको हम करते हैं, ये आ जाता है 2.55, और हो जाएगा 12, ये आ जाता है तुम्हारा 487 नैनोमीटर। तो ये तो डेफिनेटली नहीं लेंगे क्योंकि उसके बीच है नहीं, λ3 निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 1242, और इस दोनों का एनर्जी डिफरेंस तो 3.4 माइनस 0.54, तो ये हो जाएगा 1242 अपॉन में 2.86, ये तुम्हारा आ गया 434 नैनोमीटर। डिफिनेटली ही नहीं होगा, इसके बाद जो भी होगा नहीं होगा, यानी कि हमारा यही वेवलेंथ मिलेगा, ठीक है। इसी टाइप से हम चेक करेंगे, चलो इसको नोट कर लो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 है, ए बीम ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 100 and 200। देखो इसमें गिवन है 15 में एक बीम है जिसका वेवलेंथ <= 200 है नैनोमीटर, और <= 100 नैनोमीटर है, ठीक है। इंसिडेंट ऑन ए सैंपल of incident on a sample of atomic hydrogen gas, assuming that atoms are in ground state, which wavelength will have low intensity in the transmitted beam, ठीक है। if the energy of a photon is equal to the energy between the difference of an excited state and ground state,
इट हैज़ लार्ज प्रोबेबिलिटी टू बीइंग एब्जॉर्ब बाय एन एटम इन ग्राउंड स्टेट। देखो ये कहा क्या जा रहा है, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन के लिए है, ये है n=1, ये है तुम्हारा n=2, ये है तुम्हारा n=3 और ये है तुम्हारा n=4। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, फोटोन इंसिडेंट कराया, फोटोन इंसिडेंट कराया, लार्ज नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट कराया, जिसका वेवलेंथ कितना है, 100 एंड 200 के बीच में है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन इसमें ऑब्जर्व करके क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट से इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो उसने वेवलेंथ ऑब्जर्व किया, मान लो कि λ1। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो उसने सपोज करो कि ऑब्जर्व किया λ2। फिर मान लो कि यहाँ पे चला गया, तो इसने जो फोटोन ऑब्जर्व किया वो मान लो कि λ3 है। फिर मान लो कि ये तुम्हारा इसके आगे n= मान लो कि 5 है, तो ये मान लो कि यहाँ पे चला गया, तो ये जो फोटोन ऑब्जर्व किया उसका वेवलेंथ है क्या बोलते हैं 4, ऐसे। तो हम λ1, λ2, λ3, λ4 निकालेंगे, और जो भी 100 और 200 के बीच में होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ठीक है, λ1 के लिए निकालते हैं। λ1 में इलेक्ट्रॉन किस में गया, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट में गया। ठीक है, तो इसका एनर्जी भी कितना बार मैं लिखूँ तो याद ही है, 13.6 -3.4 -1.5 -0.85 और -0.54 ऐसे कुछ गिवन है। तो λ1 निकालेंगे, तो λ1 कितना हो जाएगा, Hc/डेल्टा ई। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 1242, और डेल्टा ई कितना हो जाएगा तुम्हारा 10.2, और ये होता है तुम्हारा 121 नैनोमीटर या 122 होता है। तो ये तो डेफिनेटली होगा इसके अंदर। अच्छा, अब λ2 निकालते हैं। λ2 कितना हो जाएगा, Hc/डेल्टा ई, E1 कर दो, इसको E2 कर दो, तो तुम्हारा हो जाएगा 1242, और E2 कितना हो जाएगा, अब इस दोनों का एनर्जी डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 12.1। ठीक है, अब λ3 इसी तरह से हम कर देते हैं, तो ये भी Hc/डेल्टा E3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1242। अब एनर्जी डिफरेंस 3 के लिए कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा, यानी कि चलो हम करके देखते हैं। इसी तरह से एनर्जी देख के और पता करना है। अब जैसे मान लो कि ये गिवन है 1242 डिवाइडेड बाई 12.1, तो ये है 102, ये हो रहा है तुम्हारा 102 पॉइंट, मान लो कि 103 नैनोमीटर, और ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा 1275, 12.75, तो ये कितना हो जाएगा 97.4 नैनोमीटर हो जाएगा, जो कि ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 100 की। λ4 भी निकालोगे तो ये भी नहीं आएगा, Hc/λ3 और E4 कर देते हैं, तो हो जाएगा 1242, और इसका एनर्जी डिफरेंस निकालो, तो एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा 13.6 -0.54, तो 13.06 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1242 डिवाइडेड बाई 0.06, तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, 95 नैनोमीटर, जो कि ये भी नहीं होगा। तो यही दो होगा जो उसके बीच में होगा और वहीं ऑब्जर्व होगा। ठीक है, वहीं ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा, जैसे अब 90 उसमें 90 जैसे इसके लिए होने के लिए 97 नैनोमीटर का फोटोन चाहिए, तो इसमें 97 का तो है नहीं, इसलिए
ए ट्रांजिशन क्या होगा, नहीं होगा, ए ट्रांजिशन नहीं होगा, जस्ट सिर्फ ये 2 ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये मेंस लेवल का नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 17 है, ये तब तुम करोगे जब तुम क्या करोगे, डुअल नेचर कर लोगे, क्योंकि डुअल नेचर एटम से पहले है, तो इसमें डुअल नेचर का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं डुअल नेचर जब कराऊंगा उस समय कराऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 18 में कराता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 18 का क्वेश्चन जो है वो जेई में आया रखा है, दिया हुआ है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन सच ए वे दैट पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी गिवन है हाफ m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर गिवन है, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट, r इज ए डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, एज्यूमिंग Bohr's model of quantization of angular momentum and circular orbit, so that the radius of nth orbit is proportional to, इसमें हमको प्रूव करके बताना है रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर हाफ, और जो हमारा जनरल फॉर्मूला आता था रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू nth रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू क्या आता था, n स्क्वायर आता था, इसमें ऐसे प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, इससे हमको क्या करना है, रेडियस निकालना है। एक फॉर्मूला जानते हो, एक होता है डी यू अपॉन में डी आर इक्वल टू कितना होता है, एफ विथ नेगेटिव साइन, ये फॉर्मूला होता है, ये तुम्हारा वर्क एनर्जी में पढ़े हो। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो डी यू अपॉन में डी आर इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो इससे इसको कट कर दो, तो एफ का मैग्नीट्यूड हो गया एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ये किसके इक्वल टू होता है, तो एम भी स्क्वायर अपॉन में आर के इक्वल टू होता है। ये किसके इक्वल टू होता है, तो एम भी स्क्वायर अपॉन में आर के इक्वल टू होता है। हमको आर ही निकालना है, आर ही निकालना है। ठीक है, तो इसको एन कर देते हैं, एन कर दो एन के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। और सेकंड कितना होता है, एम भी एन आर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे वी एन आ जाएगा। ऐसा हम करते हैं कि वी एन की वैल्यू यहाँ से लेते हैं, तो वी एन इक्वल टू हो जाएगा एन एच अपॉन में 2 पाई, और ये हो जाएगा एम आर एन, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, और वी एन की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं, वी एन की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं, तो एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर एन इक्वल टू आर एन स्क्वायर कर दो, इस आर एन को हम यहाँ पे लेके गए, तो कितना हो जाएगा एम वी एन स्क्वायर, तो एम वी एन स्क्वायर तुम ऐसे करो कि इस से इसको कट कर दो और यहाँ पे हटा दो, ये वी एन स्क्वायर हो जाएगा, वी एन इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आर एन का स्क्वायर। ठीक है, तो आर एन को इधर लाओ, तो आर एन टू द पावर कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर, एन को बाद में लिख लेंगे, अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये एम स्क्वायर एम टू द पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा। इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, तो आर टू द पावर 4 इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट एन स्क्वायर हो जाएगा, तो आर एन इक्वल टू हम कांस्टेंट और एन स्क्वायर टू द पावर क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा के 4 पावर हो जाएगा, और एन टू द पावर कितना हो जाएगा 1, दैट मीन्स आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर 1/2, और यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर है बुकलेट का 18th। ठीक है,
तो ये भी क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, इसमें प्रूव करना है और ये जेई में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन जेई में भी आ रखा है। और इसी पे एक सेम क्वेश्चन है, इसी पे एक सेम क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ, इसी पे एक सेम क्वेश्चन है। द पार्टिकल, इसमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है U इक्वल टू के आर स्क्वायर अपॉन में 2 गिवन है, और एक तो इसमें डी यू अपॉन में डी आर कर दो, और ये कितना हो जाएगा F, तो हो जाएगा K इंटू 2R, आर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे अपॉन में 2 कट जाएगा, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा K इंटू आर, और ये कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है, या एन कर दो तो ये एन हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, और एम वी एन आर एन इजकल टू एन एच वाई 2 पाई, ये क्वेश्चन जेई में आ रखा है, ये 2 हो गया। इसमें भी बताना है फाइंड द परमिसिबल रेडियाई एनर्जी, इसमें हमको आर एन इजकल टू बताना है और ई एन इजकल टू बताना है कि क्या होगा, और इसको घर से सोल्व करना। आर एन तो जस्ट इसी से सोल्व हो जाएगा, इसी से वी एन की वैल्यू में पुट कर देंगे, आर एन सोल्व हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का क्या कर दोगे, इसमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है प्लस हाफ एम वी स्क्वायर कर दोगे और आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करके रखना है घर से, ठीक है। तो बस आज इतना ही हम रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है। इसका जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है। ओके।